आशिक रूह पार्ट 4। शाम को शर्ली जाने के लिए तैयार थी। उसने जेम्स को बता दिया था कि वो फ्रैंक के साथ बाहर जा रही है, थोड़ी देर तक आ जाएगी। साथ में शर्ली ने जेम्स को सख्ती से ताकीद भी की थी कि उसके जाने के बाद कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे और घर में ही रहे। अगर कोई दरवाजे की घंटी बजाए भी तो दरवाज़ा ना खोले। जेम्स वैसा ही करता था जैसा शर्ली कहती थी। जेम्स ने वादा किया कि वो कोई गलत हरकत नहीं करेगा और ना ही बाहर जाएगा और ना ही किसी को अंदर आने देगा। दोनों की गुफ्तगू ख़त्म हुई तो दरवाजे की बेल बज उठी। शर्ली ने दरवाजे की तरफ देखा और फिर जेम्स की तरफ देखकर बोली, मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना, टीवी पर कार्टून देखते रहना, ओके। शर्ली ने यह कहकर जेम्स के गाल पर बोसा दिया। जेम्स ने भी शर्ली के गाल पर जवाबी बोसा दिया। शर्ली जाने के लिए दरवाजे की जानिब बढ़ने लगी, मगर फिर कुछ सोच के पीछे मुड़ी, हाथ में घर का ताला पकड़ लिया। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए तुम्हें अंदर बंद कर रही हूँ, शर्ली ने मुस्कुराते हुए कहा। जेम्स भी हंस दिया और अपने कमरे में चला गया। शर्ली ने दरवाज़ा खोला तो ये देखकर हैरान रह गई कि बाहर कोई नहीं था। शर्ली ने दूर तक नजरें दौड़ाई मगर कहीं भी कोई नहीं था। शर्ली को तशवीश हुई कि फ्रैंक नहीं आया तो घंटी किसने बजाई। फिर अगले ही लम्हे शर्ली समझ गई कि यह हरकत ज़रूर जैक की होगी। जैक की ऐसी हरकतें शर्ली की समझ से बाहर थीं। वो वापस अंदर जाने के लिए पलटी तो इसके कदमों ने कुछ छुआ। इसने नीचे देखा तो एक बहुत बड़ा गिफ्ट बॉक्स था। शर्ली को यकीन हो गया कि ये भेजने वाला जैक ही है, मगर ये यहाँ कैसे आया? शर्ली की समझ से बाला तर था, क्योंकि अभी चंद लम्हे पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। बहरहाल शर्ली ने इस बॉक्स को उठाया जो काफ़ी भारी था। शायद इसमें कोई वज़नी चीज़ थी। शर्ली इस बॉक्स को मुश्किल उठाकर घर के अंदर आई और दरवाज़ा बंद करके सोफे पर विराजमान हो गई। वो इस बॉक्स को खोलने लगी और जैसे ही शर्ली ने वो बॉक्स खोला तो पैकेट के अंदर का मंजर देखकर इसके हलक से दिल लर्जा देने वाली चीख बुलंद हुई और दहशत के मारे बुरी तरह चीखने लगी। शर्ली की चीखों की आवाज़ सुनकर जेम्स अपने कमरे से भागता हुआ शर्ली के पास आया। इससे पहले कि जेम्स बॉक्स के अंदर देखते, शर्ली ने झट से इसकी आंखों पर अपने हाथ रख दिए, इसे अपनी बाहों में लेकर बिलक बिलक कर रोने लगी। बॉक्स के अंदर फ्रैंक के जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े मौजूद थे। सिर्फ इसका सर से ही सलामत था, जो धड़ से अलग कर दिया गया था ताकि शर्ली को पहचानने में आसानी हो कि ये किसी और की लाश के टुकड़े नहीं बल्कि फ्रैंक की लाश के टुकड़े हैं। शर्ली ने जेम्स को इसके कमरे में भेजकर बाहर से इसके कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया। वो बुरी तरह खौफजदा थी। वो सिसकते कांपते हुए बॉक्स के पास आई और इसके साथ मौजूद ख़त को उठाकर पढ़ने लगी। ये एक छोटी सी सज़ा है तुम्हारे और फ्रैंक के करीब आने पर। काश तुम इसके करीब ना गई होती तो आज इस बेचारे की जान ना जाती। देखो तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से क्या हो गया। मैंने कहा था, और शायद तुम्हें याद भी होगा कि मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तुम्हें पाने के लिए किसी की भी जान ले सकता हूँ, लेकिन तुमने मेरी बात को इजी लेकर नज़रअंदाज कर दिया। अब तो तुम्हें मेरी बात का यकीन हो गया होगा कि मैं मजाक नहीं करता। मान जाओ वरना और खून बहेगा। शर्ली खत फाड़ कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे ये किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है। फ्रैंक की मौत का जिम्मेदार वो खुद को ठहरा रही थी, जिसके लिए वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। न जाने कितनी देर फ्रैंक की लाश के टुकड़ों के पास बैठकर वो आंसू बहाती रही। जब होश आया तो कुछ सोचकर पुलिस स्टेशन की जानिब चल पड़ी। शर्ली ने ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर जॉनसन को सारा वाक़या सुनाया कि कब से किस तरह से जैक इसे परेशान कर रहा है और अब इसने इसके दोस्त को कत्ल कर दिया है। इंस्पेक्टर जॉनसन एक उधेड़ उम्र शख्स था। इसे भी जैक का शर्ली को पूरी हरकतों से तंग करना कुछ समझ नहीं आया था। इसने तहम्मुल से शर्ली की सारी रोदात सुनी। कुछ देर वो शर्ली की तमाम बातों पर गौर करता रहा, फिर नरमी से बोला, आप मान जाती तो क्या हर्ज था इसमें? ऐसे में आज ऐसा कत्ल तो ना होता। मैं गुनाहगार हूँ, बहुत पछता रही हूँ, शर्ली रोने लगी। लेकिन अब वो एक कातिल है और मैं एक कातिल से शादी नहीं कर सकती। आप जल्द से जल्द इसे गिरफ्तार कर लीजिए, शर्ली ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। क्या नाम है इसका जो आपने बताया? जॉनसन ने पूछा। जैक। पूरा नाम मालूम नहीं। क्या आप इसका हुलिया बता सकती हैं? जी, शर्ली बोली और जैक का हुलिया बताती हुई एक आदमी कागज़ पर स्केच बनाता गया। स्केच मुकम्मल होने के बाद जॉनसन को चुप लग गई। बिल्कुल ऐसा ही है वो, शर्ली ने स्केच देखकर कहा। क्या आपको पूरा यकीन है कि वो लड़का यही है? जॉनसन ने उलझे हुए लहजे में कहा। वो हैरत से कभी शर्ली को देख रहा था तो कभी स्केच को। हाँ, क्यों नहीं, मैं इसे ठीक तरह से पहचानती हूँ, शर्ली ने ज़ोर देकर कहा।
सॉरी मैडम, फिर हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ऑफिसर जॉनसन ने फैसला सुना दिया। क्या मतलब है आपका? शर्ली हैरान और परेशान होकर बोली। जब आपका दुश्मन जिंदा इंसान नहीं है तो फिर हम मरे हुओं को क्या मारेंगे? जॉनसन ने गहरी सांस लेकर धीमी आवाज में कहा। शर्ली को यूं लगा जैसे किसी ने इसे 100 वाट का करंट लगा दिया हो। वो ऑफिसर जॉनसन की इस इंकिशाफ पर बरस पड़ी। ये क्या बकवास है? आप कहना क्या चाहते हैं? खुलकर बात करें। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और आप ऐसा घटिया मजाक करके मुझे और परेशान कर रहे हैं। माना कि वो उल्टी सीधी हरकतें करता रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो मरा हुआ हो। अगर ये मरा हुआ है तो मेरे सामने जिंदा कैसे है? ज़रूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। शैली के गुस्से को कतई नज़रअंदाज करके इंस्पेक्टर जॉनसन को आया। ये लड़का आज से 30 साल पहले एक बहुत बड़े हादसे में मारा गया था। वो कोई और मरा होगा। जैक ज़रूर इसका हमशक्ल होगा। शर्ली चिढ़ कर बोली। नहीं, यह हमशक्ल नहीं, इसकी रूह है, ऑफिसर जॉनसन ने पुरयकीन लहजे में कहा। शर्ली को ऑफिसर का दो टोक लहजा देखकर खौफ महसूस होने लगा, क्योंकि उसे जैक की पूरी हरकतें याद आने लगी थी, जिनको देखकर वो भी कुछ ऐसा ही सोचती थी। और फिर ऑफिसर जॉनसन इस उम्र में ऑन ड्यूटी से भला ऐसा मजाक क्यों करेंगे? कोई सबूत है आपके पास? शर्ली ने एक बार फिर तस्दीक चाही। क्यों नहीं? ऑफिसर जॉनसन ने एक एहलकार को जैक के कत्ल केस की फाइल लाने को कहा। एहलकार 30 साल पुरानी फाइल ले आया। ऑफिसर जॉनसन ने वो फाइल इससे लेकर शर्ली को देते हुए कहा, ये लड़का बहुत मशहूर मौसीकार का बेटा था। इसने कॉलेज में टॉप किया था, जिसकी खुशी में इसका सारा ख़ानदान एक जगह इकट्ठा होकर जश्न मना रहा था कि जब भी इसके दुश्मन ख़ानदान ने पूरे घर को आग लगा दी और घर के तमाम अफराद जलकर राख हो गए। कोई जिंदा ना बच सका। इसके मरने के बाद भी वहाँ कोई नहीं जाता। कहते हैं इनकी रूहें भटक रही हैं। ऑफिसर ने इतना कहकर तोक़ुफ़ किया, जबकि शर्ली बड़े नमाक से ऑफिसर जॉनसन की कहानी सुनने के साथ साथ फाइल की वर्गर्दानी भी कर रही थी, जिसमें जैक और मरने वाले दीगर लोगों की तस्वीरों के साथ तमाम तफसील दर्ज थी। ऑफिसर ने सिलसिला कलाम दोबारा जोड़ा। वो लोग जिन्होंने आग लगाई थी वो भी बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। जैक के ख़ानदान में इनके ख़ानदान के दरमियान चूहे बिल्ली की सी लड़ाई रहती थी। जैक पैदा होते ही एक गैर मामूली बच्चा था, जिसकी वजह से उसका बाप इसे छोड़कर चला गया। उसी डर से कि न जाने वो लड़का बड़ा होकर क्या निकला है। लेकिन इसकी माँ ने इसका साथ नहीं छोड़ा। सब लोग इससे डरते थे, जिस वजह से कोई इसका दोस्त नहीं बनता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके कई दोस्त बने, जो इस हादसे में ही चल बसे। जैक को अपने दुश्मन ख़ानदान की एक लड़की से मोहब्बत थी। इसका नाम भी शर्ली था और हैरत अंगेज़ तौर पर वो लड़की आपसे काफ़ी मुमासलत रखती थी। वो भी जैक से बहुत मोहब्बत करती, लेकिन जब लड़की के ख़ानदान वालों को इन दोनों के इश्क के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने शर्ली को मार दिया। जैक के मरने के ठीक 2 दिन बाद जिन लोगों ने उसे मारा था वो भी मारे गए। इन्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि जैक ही था। ऑफिसर जॉनसन ने गहरी सांस लेकर बात ख़त्म कर दी। शर्ली बुत बनी बैठी थी। इसकी नज़रों के सामने शर्ली नामी लड़की की तस्वीर थी, जो सच में काफ़ी हद तक इससे मुबासलत रखती थी। इसने 30 साल पुरानी जैक की भी तस्वीर देखी, जो गालिबन यही जैक था जिसकी रूह पिछले काफ़ी दिनों से उसे परेशान कर रही थी। उसे लग रहा था जैसे दुनिया घूम रही है। वो तो जैसे सोचने समझने की सलाहियत ही खो बैठी थी। अब आप घर जाएं और फिर चर्च जाकर दुआ वगैरह कीजिए। इसी सूरत में आपको इससे निजात मिल सकती है, ऑफिसर जॉनसन ने कुछ तौक़ुफ़ के बाद कहा। शर्ली शिकस्ता दिल से उठ गई और थके थके कदमों से पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गई। शर्ली बोझिल कदमों के साथ घर वापस आई तो यह देखकर ठुठक गई कि फ्रैंक की लाश के टुकड़े अब मौजूद नहीं और जेम्स के कमरे का लॉक भी खुला हुआ था। शर्ली दौड़कर कमरे में गई, लेकिन जेम्स कमरे में नहीं था। शर्ली ने परेशानों का पूरा घर छान मारा कि यकायक जेम्स वॉशरूम से बाहर आया। शर्ली भागती हुई इसके पास उसे गले लगा लिया। जेम्स ठीक ठाक था। दरवाज़ा कैसे खुला? मैं तो बाहर से बंद करके गई थी, शर्ली ने जेम्स को देखते हुए पूछा। पता नहीं, खुद ही खुल गया था, जेम्स ने मासूमियत से कहा। शर्ली पूरा घर ढूंढ चुकी थी, मगर फ्रैंक की लाश कहीं नहीं थी। शर्ली को यकीन था कि जेम्स के कमरे का दरवाज़ा खोलने और फ्रैंक की लाश के टुकड़े गायब करने के पीछे जैक ही का हाथ था। शर्ली ने जेम्स को खाना देकर सुला दिया और खुद सोफे पर बैठकर सोचों में गुम हो गई। फ्रैंक अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। न जाने इन लोगों पर इसकी गुमशुदगी के पास क्या गुजर रही होगी। ऐसा सोचते ही शर्ली की आंखें एक बार फिर भीग गईं। वो खुद को जितना कोस सकती थी कोस रही थी, मगर इसके पछताने पर फ्रैंक वापस नहीं आ सकता था। जो होना था वो हो चुका था।
शर्ली यहाँ से ये घर छोड़ देने के बारे में सोचने लगी। फिर इसने ये सोचकर ये ख्याल रद्द कर दिया कि ये बेकार फैसला है, वो जहाँ भी जाएगी जैक वहाँ पहुँच जाएगा। जैक से फरार का रास्ता इसके समझ में नहीं आ रहा था। इन्हीं सोचों में गरा वो किचन में आकर बर्तन धोने लगी। एक मरा हुआ शख्स इससे प्यार कर बैठा है और किसी कीमत पर इसे छोड़ने को तैयार नहीं है, महज इसलिए कि इसकी शक्ल इस लड़की से मिलती है जिससे वो प्यार करता था। ये ख्याल बड़ा ही रूह फरसा था। जैक की अजीब हरकतों से वो तंग और हैरान ज़रूर हुआ करती थी, मगर वो एक रूह था शर्ली ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। शर्ली बर्तन धोकर फारिग हुई तो न जाने उसे ऐसा क्या महसूस हुआ कि इसने नजरें उठाकर खिड़की से बाहर देखा तो दम बखुद रह गई। जैक बाहर दरख्त के नीचे लगी पींग पर झूला झूल रहा था और शर्ली को संजीदगी से देख रहा था। शर्ली का रुआं रुआं कांपने लगा। वो अब पहले से ज़्यादा जैक से डरने लगी थी। शर्ली को इससे कोई हमदर्दी नहीं हो रही थी। वो इसे कैसे मार दिया, आई रिपीट, शर्ली को इससे कोई हमदर्दी नहीं हुई थी कि इसे कैसे मार दिया गया। अगर वो फ्रैंक का कातिल ना होता तो शायद शर्ली को हमदर्दी हो जाती, लेकिन इसने शादी करने के बारे में तो सोच ही नहीं सकती थी क्योंकि वो मरा हुआ था। शर्ली ने झट से पर्दा खिड़की पर गिरा दिया और खौफ के मारे थर थर कांपने लगी। चंद लम्हों बाद शर्ली ने दोबारा पर्दा सिरका कर देखा तो जैक हनूस वहाँ मौजूद था। शर्ली ने दोबारा पर्दा गिरा दिया, लंबी सांस से भरकर हाथ में हॉकी पकड़ ली और सोचा कि वो डर ख़त्म करके हिम्मत से काम लेगी। शर्ली ने दरवाज़ा खोला और बाहर आ गई, मगर ये देखकर हैरान रह गई कि जैक अब वहाँ मौजूद नहीं था। शर्ली डर के मारे रूहानसी हो गए। वापस जाने के लिए पलटी ही थी कि उसे अपने कब से झूले की जंग लुक चरचराहट सुनाई दी। शर्ली ठुठक कर रुक गई। इसने डरते डरते पीछे देखा तो जैक बैठा पाया। शर्ली बेख्तियार डर कर घर के अंदर भागी और घर का दरवाज़ा धड़ से बंद कर दिया। वो दरवाजे से लगकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। फिर वो अपने कमरे की तरफ जाने ही वाली थी कि जैक की आवाज़ पर ठुठक कर रुक गई। आवाज़ साफ और वाज़ेह इसके पीछे से आई थी। वो डरते डरते पीछे मुड़ी तो अपने सामने जैक को देखकर इसका सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे रह गया। वो दहशत के मारे दीवार के साथ जा लगी। चलने में शर्ली हरासा निगाहों से जैक को देखती रही, जैसे सपाट चेहरे से देख रहा था। फिर मुश्किल तमाम अपने हिम्मत और हौसले को यकजा करके चीख के बोली, क्या चाहते हो तुम? चले जाओ यहाँ से, प्लीज़ जान छोड़ दो मेरी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि तुम मर चुके हो, तुम एक रूह हो। शर्ली की बात सुनकर जैक का खून खोल उठा। इसने अपने हाथ का इशारा शर्ली की तरफ किया तो वो हवा में मुअल्लिक हो गई। शर्ली चीखने लगी। जैक इसे कभी इधर तो कभी उधर नीचे हवा में लहराता रहा। शर्ली की दिलखराश चीखें सुनकर जेम्स नींद से बेदार हो गया था। वो भागता हुआ बाहर आया तो इसने शर्ली को हवा में मुअल्लिक देखा तो अपनी आंखों पर यकीन ना कर सका। फिर इसने सामने खड़े जैक को देखा तो वह पहचान गया कि ये वही है जो गुलदस्ता देकर गया था। जेम्स भागता हुआ इसके पास आया और इसके पेट पर मुक्के मारते हुए कहने लगा, छोड़ मेरी बहन को, छोड़ शैतान कहीं के। जेम्स चले जाओ यहाँ से प्लीज़, जैक इसे छोड़ दो, शर्ली चिल्लाई। जैक ने जेम्स को इस कदर ज़ोर से पीछे की जानिब धक्का दिया कि वो मासूम पूरी कुव्वत से और ताकत से दीवार से टकरा और मौके पर ही जान से हाथ धो बैठा। इसी लम्हे जैक ने शर्ली को भी छोड़ दिया। वो धर्म से ज़मीन पर आ गिरी। शर्ली अपनी परवाह किए बगैर जेम्स की तरफ तेज़ी से लपकी। इसने जेम्स का सांस और दिल की धड़कनें चेक की, मगर जेम्स मर चुका था। अपने भाई की मौत का यकीन हुआ तो शर्ली सख्ते में आ गई। जेम्स की आंखें खुली आंखों को शर्ली ने अपने हाथ की तली से बंद किया और इसे अपनी गोद में लेकर जार जार रोने लगी। शर्ली जेम्स का सर अपनी गोद में लिए फुट फुट कर रोती रही और जैक इसे चुपचाप खड़ा रोते हुए देखता रहा। इसका चेहरा एकदम सपाट था, किसी भी तासुर से यकसर आ रही। यकलख्त शर्ली ने जेम्स का सर नहायत प्यार से अपनी गोद से उठाकर ज़मीन पर रखा और कहर बरसाती निगाहों से जैक को घूरा। वो जैक को मारने की गर्ज से इसकी जानिब लपकी। शर्ली को खुद से दूर रखने के लिए जैक ने अपने सिर्फ एक ही हाथ का इस्तेमाल करके इसे हल्का सा धक्का दिया और वो हल्का सा धक्का भी नाजुक शर्ली के लिए बहुत था। वो बहुत दूर जाकर मेज़ पर गिरी और मेज़ के शीशे किरची किरची हो गए। शर्ली ज़ख्मी हो गई क्योंकि काफ़ी शीशे के टुकड़े से भी चुभ गए थे। शर्ली हिम्मत जमा करके दोबारा बमुश्किल उठी और फिर गुस्से से जैक की जानिब लपकी। वो कोई बिपरी हुई शेरनी मालूम हो रही थी। जैक ने फिर अपने एक हाथ का इस्तेमाल करके इसे हल्का सा धक्का दिया और शर्ली दूर जाकर दीवार से पूरी ताकत से टकराई। जैक चूँकि बदरू था इसलिए इसमें गैर मामूली ताकत थी। दीवार के साथ टकराने के बाद शर्ली का सर फटकर वो वहीं ढह गई। इसमें मज़ीद उठने की सकत ना रही थी। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता होशो हवास की दुनिया से बेगाना होती चली गई। शर्ली की
उभरती फलक शगाफ्ची को पर इसके पड़ोसियों में से किसी ने पुलिस को इत्तला दी थी। पुलिस आई और जेम्स की डेड बॉडी को साथ लेके, जबकि शर्ली की सांसें चल रही थी, इसलिए इसे फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। शर्ली को सब याद आ गया कि बेहोश होने से पहले इस पर क्या गुजरी थी। जेम्स का मासूम चेहरा आंखों में घूमते ही शर्ली की आंखें आंसुओं से भीग गई। वो जिस कदर अपनी बेबसी पर रो सकती थी रो रही थी, और इस एहसास के बोझ तले जीना इसे नामुमकिन नजर आ रहा था। एक अजीब सी उदासी, तन्हाई, बेबसी और बेचैनी इसके पूरे जिस्म में खून की तरह गर्दिश कर रही थी। जेम्स के सिवा इसका कोई नहीं था, और अब इसकी मौत के बाद वो किस कदर अकेली हो गई थी। जैक एक मरा हुआ इंसान था, शर्ली से शादी कैसे कर लेती। शर्ली सोचती रही और रोती रही। मान शर्ली ने अपने दाएं जानिब देखा तो शीशे की दीवार के पीछे जैक को खड़ा पाया। जैक की शक्ल देखकर शर्ली का खून खोल उठा। एक लावा था जो उबलकर बाहर आने को बेताब था। दिल में कब से पलती नफरत अब फट पड़ने को तैयार थी। शर्ली को इससे शदीद नफरत थी। वो फैसला कर चुकी थी इसे क्या करना चाहिए। वो बमुश्किल बेड से उठी तो इसे अपने पूरे बदन में शदीद टीस की लहरें उठती हुई महसूस हुई थी। वो अपने जख्मों की परवाह किए बगैर रूम से बाहर आ गई। शर्ली, मेरी बात सुनो। जैक ने शर्ली को बाहर आते देखकर कुछ कहना चाहा। शर्ली ने जैक को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। इसने अपनी पूरी ताकत से जैक को पीछे धक्का दिया। जैक दीवार के साथ जा लगा और खुद शर्ली अस्पताल की छत की तरफ भागी। जैक भी इसके पीछे लपका। लोगों से बचती बचाती बिल आखिर शर्ली छत पर पहुंच गई। इसने एक नज़र पीछे मुड़कर देखा, पीछे जैक नहीं था। जैसे ही शर्ली छत के किनारे खड़ी हुई, जैक छत पर आ पहुंचा। इससे पहले कि इसे शर्ली और के इरादों की भिनक पड़ती, शर्ली ने अस्पताल की 5 मंजिला इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। जैक जहाँ था वहीं मंजमद हो गया। शर्ली ने जैक की आंखों के सामने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करके इस बाब को ही हमेशा के लिए बंद कर दिया था। जैक को शर्ली से इस इंतहाई कदम की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो हवास भागता छत से नीचे शर्ली के मुर्दा जिस्म को देख रहा था, जिसके इर्द गिर्द तेज़ी से एम्बुलेंस, पुलिस और दीगर लोग जमा होते जा रहे थे। ख़त्म शुद। शुक्रिया।